आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं और सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 16। सीधे मैं आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर 16 में समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के संबंध में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बार शॉर्ट व्यू देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 16 में। तो सबसे पहले एक बार नजर डालिए, साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन। ऑर्डर आप 16 पढ़ रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट ए में एक नजर डालेंगे, समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। रूल नंबर 2 पर नजर डालेंगे, समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। विशेषज्ञ के बारे में और व्ययों का मापमान से संबंधित हम यहाँ पर पढ़ेंगे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में एक और है, यहाँ पर जो हम बात करेंगे व्ययों का साक्षियों को सीधे संदाय किया जाना। जो खर्चे हैं क्या साक्षियों को डायरेक्ट पेमेंट किए जा सकते हैं। रूल नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए, साक्षियों को व्ययों का निविदान। रूल नंबर 4 पर जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया। एक दिन से अधिक रोके जाने पर साक्षियों के व्यय। अगर एक दिन से ज्यादा रोका जाता तो उसका खर्चा कौन देगा। रूल नंबर 5 पर एक नजर डालिए, हाजिरी के समय स्थान और प्रयोजनों का समन में निर्दिष्ट किया जाना। रूल नंबर 6 में दस्तावेज पेश करने के लिए समन। रूल नंबर 7 पर न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेजों को पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति। रूल नंबर 7 ए में तामील के लिए पक्षकार को समन का दिया जाना। रूल नंबर 8 में समन की तामील कैसे होगी। रूल नंबर 9 में समन की तामील के लिए समय। रूल नंबर 10 पर एक नजर डालिए, जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया। रूल नंबर 11 पर यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है तो कुर्की प्रत्याहृत की जा सकेगी। रूल नंबर 12 पर यदि साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया। रूल नंबर 13 पर कुर्की करने का ढंग। रूल नंबर 14, जो व्यक्ति बाद में परिव्यक्ति है उन्हें न्यायालय साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा। रूल नंबर 15, उन व्यक्तियों का कर्तव्य जो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन किए गए हैं। रूल नंबर 16, वे कब प्रस्थान कर सकेंगे। रूल नंबर 17, नियम 10 से नियम 13 तक लागू होना। रूल नंबर 18, जहां पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता वहां पर प्रक्रिया। रूल नंबर 19 पर एक नजर डालिए, जब तक कि कोई साक्षी किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर का निवासी ना हो वह स्वयं हाजिर होने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 20, न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने से पक्षकार के इनकार का परिणाम। रूल नंबर 21 पर एक नजर डालिए, अक्षियों विषयक नियम सम्मिलित पक्षकारों को लागू होंगे। तो जो आप ऑर्डर 16 पढ़ने वाले हैं ये रूल नंबर 1 से लेकर के 21 तक डिफाइन किए गए हैं। चलिए अब हम इनकी डिटेल पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर 16, साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी। रूल नंबर 1 पर एक बार नजर डालिए, साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन। रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं, ऐसी तारीख को या इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन पश्चात ना हो, पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए
या दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्तावना करते हैं और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभी प्राप्त करेंगे। इसमें एक बार टाइम पीरियड सभी लोग अपने बैलेट में जरा चेक कर लीजिए, कुछ भी अगर चेंज हो या 15 डेज का जो टाइम दिया गया है वो क्लियर है या नहीं, एक बार देख लीजिए सभी लोग। जिनके पास बैलेट है वो थोड़ा सा देख लें। कभी कभी ऑनलाइन जो बैलेट होते हैं और ऑफलाइन में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, तो उनमें थोड़ा सा एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 15 डेज का ही टाइम पीरियड है या नहीं? 15 डेज है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपने कितने दिन का ये जो टाइम पीरियड था चेक किया, कितने टाइम का था, प्लीज जल्दी से बताइए, आपको याद भी रहेगा। 15 दिन पश्चात ना हो। आप पढ़ क्या रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट में साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन किया जाना। ये जो हम लोग यहाँ ऑर्डर जो पढ़ने वाले हैं, इससे संबंधित आप लोग ऑलरेडी एक सेक्शन पढ़ चुके हैं 31, सीपीसी का जो सेक्शन 31 है, वहां साक्षियों को समन से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार नजर डालिए, सब रूल पे हम फिर से देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसी तारीख को या इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से, जो विवादक बनाए गए हैं उनका निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन पश्चात ना हो, पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेंगे। जो पक्षकार हैं वो जितने भी साक्षी हैं उनकी सूची पेश करेंगे, कौन कौन से साक्षी हैं जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्तावना करते हैं। जितने भी जो पक्षकार हैं दोनों में से कोई भी, वो अपने अपने कौन किसको बताएंगे, साक्षियों को यानी कि विटनेसेस की सूची पेश करेंगे और साक्ष्य देने के लिए दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्तावना भी करेंगे। तो जो दस्तावेज पेश करने के लिए या फिर एविडेंस विटनेस के रूप में कोई भी कथन करने के लिए भी उन्हें बुलाया जा सकता है यहाँ पे। और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभी प्राप्त करेंगे। और जो पक्षकार हैं तो समन अगर आवश्यक होता है कोर्ट को तो डाक द्वारा, देखिए समन की तामील आपने बहुत तरह की से पढ़ी हुई है, या तो वो डाक से भी भेजे जा सकते हैं, कोर्ट का कोई व्यक्ति भी जाया जा सकता है, जो पक्षकार हैं उनको भी दिया जा सकता है। तो अगर आवश्यकता होती है तो व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभी प्राप्त करेंगे। कौन करेंगे, पक्षकार। तो पक्षकारों को भी ऐसा दिया जा सकता है कि इनकी तामील कराई जाए। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 16 और रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन टू विटनेसेस। सब रूल नंबर फर्स्ट पर ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट एंड नॉट लेटर देन 15 डेज। कितने दिन का नहीं होना चाहिए, 15 डेज बाद का ना हो। द डेट ऑन which the issue are settled, the party shall present in court a list of witnesses। जो इशू है उनको सेटल्ड होने से पहले और कितने टाइम पीरियड, 15 डेज के बाद का टाइम पीरियड ना हो, कोर्ट में विटनेस की लिस्ट सबमिट करेंगे एंड whom they propose to call either to give evidence, और किसको कॉल करने के लिए, विटनेसेस को, और गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड ऑब्टेन समन्स टू सच पर्सन्स फॉर देयर अटेंडेंस इन कोर्ट। तो जो विटनेसेस हैं उन्हें किस लिए बुलाया जाएगा, फॉर गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको पेश करने के लिए, एंड ऑब्टेन समन टू सच पर्सन फॉर देयर अटेंडेंस इन द कोर्ट। और क्या करेंगे, उनके प्रति जो समन है वो लेंगे और उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए वो रिसीव कर सकते हैं। सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। यदि कोई पक्षकार व्यक्ति की हाजिरी के लिए कोई समन अभी प्राप्त करना चाहता है तो वह पक्षकार न्यायालय में आवेदन उसमें उस प्रयोजन का कथन करते हुए फाइल करेगा
जिसके लिए साक्षी को समन किया जाना प्रस्थापित है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए कोई समन अभी प्राप्त करना चाहता है, कोई पक्षकार है और अगर वो चाहता है कि जो समन है विटनेस वाला वो उसको ही दे दिया जाए, तो वह पक्षकार न्यायालय में आवेदन में उसमें उस प्रयोजन का कथन करते हुए आवेदन फाइल करेगा जिससे के लिए साक्षी को समन किया जाना प्रस्थापित है। ये इतना क्लियर है, ज्यादा विशेष स्टफ नहीं है। वैसे सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं। अ पार्टी desirous of obtaining any summon for the attendance of any person shall file in court an application stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned। रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। देखिए 2 में सीधी सीधी सी बात यही की गई है कि अगर पक्षकार चाहता है कि विटनेस का जो समन है, जो साक्षी का जो समन है उसे दे दिया जाए, तो उसे एक आवेदन फाइल करना होगा, इसके बाद कोर्ट उसे दे सकता है। सब रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी की जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो। जो उपनियम आपने 1 पढ़ा, कौन सा, ऑर्डर 16 का रूल नंबर 1 और सब रूल नंबर 1। तो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो साक्षी है उसके लिए साक्षियों की जो सूची है वो पक्षकार कोर्ट में उपस्थित करेगा और कितने दिन में, 15 दिन के बाद का समय ना हो। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चाहे तो क्या बोल रहे हैं कि जो लिस्ट दी गई थी उसमें कोई नाम नहीं है, उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य व्यक्ति है वो। अब देखिए यहाँ पे एक बार जो रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं इसमें एक बार नजर डालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी की, पक्षकार है उसको किसी ऐसे साक्षी की जो कि उपनियम 1 में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो। तो उसमें जो नाम दिए गए तो वो उसमें उसका नाम ही नहीं है, क्या करेगा, चाहे न्यायालय की मार्फत समन द्वारा या अन्यथा बुलाने की अनुमति केवल तभी दे सकेगा जब ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी के नाम का वर्णन करने में लोक के लिए पर्याप्त कारण दर्शित कर दे। मान लीजिए किसी पक्षकार ने अपने साक्षी का नाम उसमें दर्शित नहीं किया, उसमें नहीं लिखा है, तो कोर्ट यहाँ पर उसे समन करने के लिए या उसे बुलाने की अनुमति के लिए तभी अनुमति देगा कि जब वो पर्याप्त कारण ये दर्शित करे, पर्याप्त कारण ये बताए कि उसका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं है, भूल गया था या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी या कोई भी जो भी कारण दर्शित करता है, और कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो उसका नाम ऐड करके फिर उसे समन और या उसे बुलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। द कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड परमिटेड अ पार्टी टू कॉल whether by summoning through court or otherwise any witnesses other than those whose name appear in the list referred to in sub-rule first, if such party show sufficient cause for the omission to mention the name। अगर जो पार्टी है अगर वो सफिशिएंट कॉज यहाँ पर मेंशन करता है ऑफ सच विटनेसेस इन द सेड लिस्ट, की उस लिस्ट में वो जो विटनेस है उसका नाम क्यों नहीं ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सब रूल नंबर 4 पर एक नजर डालिए। उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय से या ऐसे अधिकारी से जो उपनियम 1 के अधीन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के 5 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, आवेदन करके अभिप्राप्त किए जा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, नजर डालिएगा एक बार सब रूल नंबर 4 पर, फिर से रिपीट कर रहा हूं। उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो उपनियम 2 कौन सा, जो जस्ट आपने यहाँ पढ़ा, ये यहाँ क्या था कि जो पक्षकार है वो समन अभी प्राप्त करना चाहता है, किसके लिए, साक्षी को उपस्थित करने के लिए, तो वो एक आवेदन कोर्ट में फाइल करेगा, इसके बाद ही उसे उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर सब रूल नंबर 4 पर यहाँ नजर डालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो उपनियम कौन सा, ये, इसके अधीन रहते हुए
इस नियम में निर्दिष्ट समन साक्षी पक्षकारों द्वारा न्यायालय से या ऐसे अधिकारी से जो उपनियम 1 के अधीन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के 5 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए और आवेदन करके अभिप्राप्त किए जा सकेंगे। तो देखिए किसी भी बात की गई कि जो उपनियम 2 में बात की गई कि अगर कोई पक्षकार साक्षी के लिए कोई समन प्राप्त करना चाहता है तो उसे आवेदन फाइल करना होगा और उसके बाद कोर्ट उसे प्रोवाइड कर सकेगा। दूसरा जो सब रूल नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, इस नियम में निर्दिष्ट समन पक्षकारों द्वारा न्यायालय से या ऐसे अधिकारी से जो नियुक्त किया जाए आवेदन करके प्राप्त किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर बात की गई कि भाई यहाँ पर आवेदन कहाँ लगाया जाएगा और किसके पास लगाया जाएगा। तो कोर्ट अगर जिसको भी इस पर्पज के लिए नियुक्त करे उससे प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा गया कौन से, जो उपनियम 1 में जो लिस्ट बनाई गई थी, ये जो लिस्ट इसी का सीधी सीधा सा रिलेशन है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपनियम 1 के अधीन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के 5 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा इस निमित्त कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। कितने समय के भीतर? 5 दिन के भीतर। अगर 5 दिन के भीतर ऐसा किया जाता है तो हाँ, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए या जो भी आपको ठीक लगे। तो देखिए पहले क्या टाइम पीरियड यहाँ पे 2 दिए गए हैं सब रूल नंबर फर्स्ट में। एक तो सब रूल नंबर फर्स्ट में यहाँ दिया गया 15 डेज का और दूसरा दिया गया ये 5 डेज का। उसको जो नियुक्त किया गया उससे आवेदन करके अभी प्राप्त किए जा सकेंगे। क्या प्राप्त करना है? समन पक्षकारों के द्वारा और उस अधिकारी से जिसे कोर्ट यहाँ पर नियुक्त कर दे इस पर्पस के लिए। तो इतना गाइस क्लियर है कि आपको थोड़ा सा बताइए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा प्लीज। नहीं, आगे कंटिन्यू करूं। Subject to the provisions of sub rule number 2, summons referred in this rule may be obtained by the parties on an application to the court or to such officer as may be appointed by the court in this behalf within 5 days of presenting the list of witnesses under sub rule first। तो यहाँ पे जो सब रूल फर्स्ट में जो लिस्ट दी गई है उन्हीं लोगों को समन दे सकेंगे। कौन दे सकेंगे? जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ सीधा सीधा सा, एक बार नजर डालिएगा। द पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज में अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो जो कोर्ट ने यहाँ पर किए हुए हैं कितने में? अपॉइंट के 5 डेज के बाद यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि 5 डेज के बाद नहीं, विद इन द 5 डेज टाइम पीरियड के लिए। चलिए सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए। कितना क्लियर है गाइस सभी को? जल्दी से बताइए, आवाज नहीं आ रही आज आपकी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा ना बीच बीच में आप बताते जाइए तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ भाई आपको क्लियर हो रहा है, नहीं तो पता चले कि आप लोग गायब हो गए, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। रूल नंबर फर्स्ट ए पर एक नजर डालिए। समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। क्या समन के बिना भी साक्षियों को पेश किया जा सकता है? तो ध्यान देते हैं हम लोग। नियम 1 के उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाद का कोई पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए ला सकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नियम 1 के उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाद का कोई भी पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए ला सकेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए, साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए ला सकेगा। और किसके अकॉर्डिंग? उपनियम 3। तो 3 में आपने क्या पढ़ा था? जो लिस्ट बनाई गई थी उपनियम 1 यानी कि जो सब रूल फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई गई थी, अगर किसी उसका नाम नहीं है उसमें, विटनेसेस का या साक्षी का नाम नहीं है उसमें, तो कोर्ट को पर्याप्त कारण दर्शित करते हुए उनसे उनका समन रिसीव कर सकते हैं या उनके लिए पर्याप्त कारण देकर के कोर्ट से परमिशन ली जा सकती है कि साक्षी के द्वारा साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए उसे ला सकेगा।
तो कौन से रूल में यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ से देखिए रूल नंबर जो फर्स्ट है, साक्षियों की सूची और साक्षियों को समन। तो सब रूल फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, जो नियम 1 है इसमें आपने क्या पढ़ा कि भाई जो पक्षकार हैं वो एक सूची पेश करेंगे, पक्षकार न्यायालय में ऐसी साक्षियों की सूची पेश करेंगे, ठीक है। और कब करेंगे, जो विवादक इशू है ना, जो उनके सेटल करने से 15 दिन के पश्चात का ना हो, ठीक। उससे पहले साक्षियों की सूची यहाँ पेश करेंगे और उन्हीं सूची के अनुसार अगर किसी का नाम रह गया है तो सब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए पर्याप्त कारण बताएंगे और उसके अनुसार परमिशन ले सकते हैं कि किसी ऐसे साक्षी को जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, किसी कारणवश छूट गया है, तो उस साक्षी से क्या यहाँ पर गवाही दिलवाई जा सकती है, या फिर जैसे कोई साक्ष्य दिया जा सकता है, या फिर उसको दस्तावेज पेश करने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट अगर परमिशन देता है तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं सब रूल नंबर फर्स्ट ए, यानी कि फर्स्ट का तो यहाँ पर देखिए वापस से देख लीजिए, समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। जहां समन नहीं दिया गया है तो क्या डायरेक्ट साक्षियों को पेश किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, नियम 1 के उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाद का कोई पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिए आवेदन किए बिना किसी साक्षी को साक्ष्य देने या दस्तावेजें पेश करने के लिए ला सकेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन कहा गया का आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल फर्स्ट, एनी पार्टी टू द सूट में without applying for summons under rule first bring any witnesses to give evidence or to produce document। तो यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इसको फर्स्ट के साथ आपको जो फर्स्ट है रूल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट को फर्स्ट ए के साथ कनेक्ट करके पढ़िए। फर्स्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके पॉइंट याद कर लीजिए, फिर ये सब पूरा आसान हो जाएगा। जो ये आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं ऑर्डर 16, तो ये आसान हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं आप, ऑर्डर 16, रूल नंबर कितना है जल्दी से बताइए। ऑर्डर 16 रूल नंबर फर्स्ट ए, किस किस के लिए बुलाया जा सकता है, विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। समन के लिए आवेदन करने पर साक्षी के जो व्यय हैं वो न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 सब रूल नंबर फर्स्ट ऑर्डर नंबर 16। समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार समन के अनुदत्त किए जाने के पहले और उस अवधि के भीतर जो नियत किया जाए, जो नियम 1 के उपनियम 4 के अधीन आवेदन करने की तारीख से 7 दिन की पश्चात की ना हो, ऐसी राशि न्यायालय में जमा करेगा जो सम्मानित व्यक्ति के उस न्यायालय तक जिसमें हाजिर होने की अपेक्षा उससे की गई है, आने और वहां से जाने के यात्रा संबंधी और अन्य व्ययों और 1 दिन की हाजिरी के व्ययों को चुकाने के लिए न्यायालय को पर्याप्त प्रतीत हो। तो सवाल ये आता है कि जो साक्षी बुलाए जाएंगे क्या उनको खर्चा भी दिया जाता है? हाँ बिल्कुल दिया जाता है। देखिए, अगर कोई साक्षी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी 1 दिन की जितनी सैलरी बन रही होगी वो, जैसे बैंक के किसी कर्मचारी को बुलाया जाएगा तो जनरली वहां पे पेमेंट करते हैं। फिर देखिए, ये न्यायालय के ऊपर भी डिपेंड करता है कि न्यायालय उसे कितना दिलाए। अगर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर को बुलाने का 1 दिन का उसका खर्चा, आने जाने का जो भी किराया है वो, और वहां पर जो भी अन्य खर्चे होंगे वो जितना कोर्ट को ठीक लगता है न्यायालय उतना उसको दिला सकता है। दूसरा, तो क्या ऐसे जो खर्चे हैं वो न्यायालय में जमा करवाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल न्यायालय में जमा करवाए जा सकते हैं। पहले
किसी साक्षी को समन करेंगे जब वो कोर्ट में उपस्थित होगा और अपने साक्ष्य देगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा तो उसको आने जाने का जो खर्चा होगा तो उसका कितना होगा, तो उसके अनुसार वो यहाँ पे डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कितना दिलाया जा सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे जनरली ये होता है कि जितनी उसकी सैलरी हो, अगर वो जॉब प्रोफाइल है जितनी उसकी सैलरी हो वो प्लस आने जाने का जो सार्वजनिक वाहन का जो रेंट किराया होता है वो आपको उसको उतना मिलना चाहिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर एक नजर डालते हैं दोबारा से। देखिए पढ़िए, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 ऑर्डर नंबर 16 को, फिर से एक बार नजर डालिए। कहा जा रहा है कि समन के लिए आवेदन करने पर, अगर समन के लिए आवेदन किया है तो क्या करना पड़ेगा, साक्षी के व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे। तो जो साक्षी को बुलाने का जो खर्चा है वो कोर्ट में जमा करना होगा। आप पढ़िए यहाँ पे सब रूल नंबर फर्स्ट पर। सब रूल नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार, जिसने समन के लिए आवेदन किया है वो पक्षकार को समन के अनुदत्त किए जाने से पहले, जो समन उसको दिया जाए उससे पहले और उस अवधि के भीतर जो नियत किया जाए, जो टाइम पीरियड बताया जाए कितने समय के भीतर उसे न्यायालय में खर्चा जमा करना होगा, जो नियम 1 के उपनियम 4 के अधीन आवेदन करने की तारीख से 7 दिन के पश्चात की ना हो। कितने दिन की, 7 दिन के बाद की ना हो। वहां क्या था, जो रूल नंबर आपने फर्स्ट का सब रूल नंबर 4 पढ़ा, तो वहां पे टाइम पीरियड कितना था, जल्दी से बताओ, कुछ था ना, विद इन 5 डेज के अंदर, जिस दिन कोर्ट ने किसी ऑफिसर को नियुक्त किया है कि भाई यहाँ समन की कॉपी लेने के बाबत, तो उस संबंध में कितने दिन का टाइम पीरियड दिया गया था, 5 डेज से विद इन 5 डेज, यानी 5 डेज के अंदर अंदर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो नियम 1 के उपनियम 4 के अधीन आवेदन करने की तारीख से 7 दिन के पश्चात का ना हो, ऐसी राशि न्यायालय में जमा करेगा जो सम्मानित व्यक्ति के उस न्यायालय तक जिसमें हाजिर होने की अपेक्षा उससे की गई है। तो क्या क्या करेंगे, ऐसी राशि न्यायालय में जमा करेगा, कौन कौन सी होगी, कि जब जो कि उसके यहाँ से न्यायालय तक आने में जो खर्चा होगा, आने और वहां से जाने, मतलब आने जाने का दोनों साइड का, यात्रा संबंधी, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो यात्रा संबंधी देना पड़ेगा और अन्य व्ययों, जैसे उसका खाने का भी, अगर बाहर से आ रहा है तो उसको खाने पीने का भी चाहिए, और अगर उसने कहीं स्टे किया हुआ है तो, और 1 दिन की हाजिरी के व्यय को चुकाने के लिए न्यायालय को पर्याप्त प्रतीत हो तो उतना खर्चा न्यायालय उनसे जमा करा सकता है। किसके, जो पक्षकार समन इशू करवाना चाहता है उस व्यक्ति को बुलाने के लिए। तो ये कितने तरह के, 1 2 और ये तीसरा नंबर जो दिया गया, 3 तरह के ये खर्चे दिए गए। अन्य व्ययों में रहने खाने का, मतलब टोटल उसका यहाँ पे बनाया जा सकता है, और 1 दिन की जितनी उसकी हाजिरी हो उतना। आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नियम, इस लाइन को थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा, जो नियम 1 के उपनियम 4 के अधीन, तो वहां कितना किया गया था कि 5 डेज कोर्ट एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा और 5 दिन के अंदर समन के लिए आवेदन किया जा सकता है साक्षी के लिए, और 5 दिन के अंदर उनसे समन मिल जाएगा उनको। अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, 4 के अधीन आवेदन करने की तारीख से, तो जो कोर्ट में खर्चा जमा किया जाएगा उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड के लिए यहाँ बताया गया 7 दिन के पश्चात की ना हो। कौन से 7 दिन की, जिस दिन आवेदन किया है, तो कोर्ट से आवेदन करने का क्या है, जिस दिन कोई ऑफिसर नियुक्त किया गया था उससे 5 दिन के अंदर, और फिर जिस दिन आवेदन किया है उससे 7 दिन के बाद का टाइम नहीं होगा, विद इन 7 डेज उसे यहाँ पर खर्चे कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। और कितना कितना, जिस पक्ष का, जिस साक्षी को बुलाया गया उसकी यात्रा संबंधी, और दूसरा अन्य व्यय, और 1 दिन की हाजिरी के भी जो भी कोर्ट ठीक समझे उतने खर्चा यहाँ पर उसको जमा कराना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ क्या गाइस, जल्दी से बताइए। क्लियर है, मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, बाकी क्लियर तो हो गया, आपको एक्सप्लेन भी किया गया। देखिए, expense of witness to be paid into court on applying for summons. Sub-rule number first, the party applying for a summons shall before the summons is granted and within a period to fix
which shall not be later than 7 days from the date of making application। जिस दिन एप्लीकेशन बनाई गई है उस दिन से 7 दिन के बाद का टाइम पीरियड नहीं होगा। सब रूल 4 of rule number first, pay into court such a sum of money as appears to the court to be sufficient to defray the travelling and other expenses of the person summoned in passing to and from the court in which he is required to attend and for 1 day's attendance। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस की बात की गई कि कौन कौन से हैं, एक बार नजर डालेगा। देखिए, appear to the court to be sufficient to defray the traveling and other expenses। तो फर्स्ट traveling and other expenses और 1 days attendance, ये 3 तरह के यहाँ पे खर्चे उनको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं सब रूल नंबर 2। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्डर 16 रूल 2 और अब सब रूल 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें बात की गई एक्सपर्ट को। तो अभी तो यहाँ पर हम विटनेस फिटनेस की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर एक्सपर्ट की भी बात करेंगे। अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए तो कितना होगा, तो एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। In determining the amount payable under this rule, the court may, in the case of any person summoned to give evidence as an expert, अगर किसी व्यक्ति को जो कि एक्सपर्ट है उसे कोई समन भेजा जाए, किसके लिए, गिव एविडेंस, allow reasonable remuneration for the time occupied both in giving evidence and in performing any work of an expert character necessary for the case। जहां पर आवश्यक हो कि एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है तो वहां पर रीजनेबल रेमुनरेशन भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विशेषज्ञ के बारे में क्या कहा गया, तो ऑर्डर आपका वही है 16 रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर 2 आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं। इस नियम के अधीन देय रकम का अवधारण करने में न्यायालय विशेषज्ञ के नाते साक्ष्य देने के लिए सम्मिलित किसी व्यक्ति की दशा में उस समय के लिए युक्त पारिश्रमिक अनुज्ञात करेगा जो साक्ष्य देने में और मामले के लिए आवश्यक विशेषज्ञ स्वरूप के लिए किसी कार्य के करने में लगा हो। तो युक्ति जितना कोर्ट को लगे कितना पारिश्रमिक देना उस समय की कंडीशन को देखते हुए तो कोर्ट यहाँ पे उतना अलाउ कर सकता है। रूल नंबर 3 पर नजर डालिए, ऑर्डर 16 रूल 2 सब रूल 3 आप पढ़ रहे हैं। व्ययों का मापमान, जो खर्चे हैं उनको निर्धारित कैसे किया जाए, कैसे मापा जाए, तो देखिए जरा ध्यान देते हैं। जहां न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है वहां ऐसे व्ययों का मापमान नियत करने में उन नियमों का ध्यान रखा जाएगा जो उस निमित्त बनाए जाएं। सीधी सी बात की गई कि वहां का जो हाई कोर्ट है वो इसके संबंध में नियम बनाएंगे और उन नियमों के अधीन जैसा भी डिसाइड किया जाए उन्हीं के अधीन रहते हुए कोर्ट ऐसा आदेश कर सकेंगे कि किसको कितना खर्चे का भुगतान किया जाए। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब रूल नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। ऑर्डर 16 रूल 2 और सब रूल 4। व्ययों का साक्षियों को सीधे संदाय किया जाना कि जो खर्चे हुए हैं, क्या जो विटनेसेस आए हैं या कोई भी विटनेस आया हुआ है, कोई भी साक्षी आया हुआ, क्या उसे सीधे पेमेंट किया जा सकता है?
देखिए जरा ध्यान दीजिए समझ में क्या बोल रहे हैं। जहां पक्षकार द्वारा समन साक्षी पर सीधे तामील किया जाता है, वहां उपनियम 1 में निर्दिष्ट व्यय साक्षी को पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा संदर्भित किया जाएगा। तो देखिए सीधी सीधी सी बात की गई है यहाँ पर। जहां पक्षकार द्वारा समन साक्षी पर सीधे तामील किया जाता है, पक्षकार के द्वारा समन साक्षी पर सीधे तामील किया गया, मतलब जो पक्षकार था वो सीधे विटनेस को समन दे के आया, वहां पर उपनियम 1 में निर्दिष्ट व्यय साक्षी को पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा संदर्भित किया जाता। तो यहाँ पे खर्चा भी कौन देगा? जो पक्षकार था वो सीधे डायरेक्ट दे सकता है, या उसका कोई अभिकर्ता एजेंट है वो उसे पेमेंट कर सकता है। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? चलिए से बताइए। यस सर। चलिए रूल नंबर 3 पर एक नजर डालिए। ये साक्षी तो आप जानते हैं ना कौन होते हैं? पता है किसी को? साक्षी किस किस को पता नहीं है ये बताइए जल्दी से। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे साक्षी का पता ना हो, साक्षी कौन है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। किसी भी केस में सिंपल भाषा में हम उन्हें बोलते हैं गवाह। गवाह समझ गए? गवाह का मतलब जानते हो? जिसने कुछ देखा हो, जो उस केस के बारे में जानता हो, सही तथ्यों के बारे में उसे नॉलेज हो, तो उनको हम लोग बोल देते हैं गवाह। तो वो कोर्ट में जाकर के बताते हैं कि भाई इनके बारे में मैं ये जानता हूँ और ये कोई केस है इसके बारे में मुझे ये जानकारी है, तो वो अपनी अपनी जानकारी वहाँ कोर्ट में शेयर करते हैं, जिससे कोर्ट सही निर्णय कर सके और सही जजमेंट तक पहुंच सके। चलिए जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। रूल नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। साक्षियों को व्ययों का निपटान, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 4 पर एक नजर डालिए। देखिए जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई वहां प्रक्रिया। जितने खर्चा कोर्ट ने बताया हुआ था किसी साक्षी को समन करने के लिए, और अगर राशि पूरी जमा नहीं की जाती है, उसमें से कुछ हिस्सा जमा है कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या प्रोसेस होगी। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1। ध्यान दीजिएगा। जहां न्यायालय को या ऐसे अधिकारी को जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करता है यह प्रतीत होता है कि न्यायालय में जमा की गई राशि ऐसे व्ययों या युक्त पारिश्रमिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर वहां न्यायालय सम्मानित व्यक्ति को ऐसी अतिरिक्त राशि दिए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा जो उस मद्दे या उस मद्दे आवश्यक प्रतीत होती हो, और संदाय करने में व्यतिक्रम की दशा में यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि समन करने वाले पक्षकार की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा उद्धृत की जाए। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर यहाँ व्यतिक्रम करता है, पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करता है, तो उस दशा में कोर्ट आदेश दे सकेगा क्या कि ऐसी राशि समन करने वाले पक्षकार की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्धृत की जाए। जंगम संपत्ति समझ गए ना? चल संपत्ति की कुर्की कर ली जाए और उसे बेच करके वो राशि वसूल ली जाए, या न्यायालय सम्मानित व्यक्ति से साक्ष्य देने की अपेक्षा किए बिना उसे अनुमोचित कर सकेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया साक्ष्य देने के लिए, कोर्ट उससे कहेगा कि आपको अभी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी तरफ से फ्री हैं। या ऐसे उद्धरण का और ऐसे व्यक्ति के यथापूर्वक उन्मोचन दोनों का आदेश दे सकेगा। और कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि उसको डिस्चार्ज कर दे और व्यक्ति के यथापूर्वक उन्मोचन दोनों का ही आदेश दे सकता है। सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। एक दिन से अधिक रोके जाने पर साक्षियों के
व्यय, अगर किसी साक्षी को एक दिन से ज्यादा रोका जाता है तो उसके लिए खर्चा कौन देगा, कैसे देंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि जहां सम्मानित व्यक्ति को एक दिन से अधिक अवधि के लिए रोके रखना आवश्यक है, वहां न्यायालय समय समय पर उस पक्षकार को जिसकी प्रेरणा पर वह सम्मिलित किया गया था, न्यायालय में ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए उसके रोके रखने के व्ययों को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, और ऐसे निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि ऐसे पक्षकार की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा उद्गृहित की जाए, या न्यायालय सम्मिलित व्यक्ति से साक्ष्य देने की अपेक्षा किए बिना उसे अनुमोचित कर सकेगा, या ऐसे उद्ग्रहण का और ऐसे व्यक्ति के यथापूर्वक उन्मोचन दोनों का आदेश दे सकेगा। तो जैसा आपने सब रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था और वैसा ही सब रूल नंबर सेकंड में है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो रूल नंबर 4 और सब रूल फर्स्ट पर यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर किसी साक्षी को समन किया गया है, किसी पक्षकार ने समन करवाया है और वो यहाँ पर उपस्थित कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, तो उसका जितना खर्चा है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई वहां पर प्रक्रिया क्या होगी कि कोर्ट ने कहा भाई 1500 रुपए जमा करना है, एक दिन का खर्चा एक साक्षी को बुलाने के 1500 रुपए, पर वहां पर 1000 ही कोई पक्षकार जमा करता है, तो 500 रुपए के लिए क्या आदेश दे सकता है कोर्ट कि भाई 500 रुपए और जमा कराइए। अगर वो व्यक्ति जमा नहीं करता है तो कोर्ट आदेश कर सकेगा कि इनकी जो जंगम संपत्ति है यानी कि चल संपत्ति है उसको बेच करके ये पैसे वसूल लिए जाएं, और जो गवाह देने के लिए जो साक्षी बुलाया गया था उसको वो उन्मोचित भी कर सकते हैं और उद्ग्रहण भी कर सकते हैं। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आदेश किया जाए। ये जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रोविजंस किए गए। अगला सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ क्या कहा गया कि अगर साक्षी को एक दिन के लिए रोकना हो तो रुकने के लिए जितनी आवश्यक हो, जितना खर्चा हो रहा हो, उतने खर्चे का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा पेमेंट नहीं करता है पक्षकार तो फिर वही तो उसकी जंगम संपत्ति की कुर्की कर की जाए और विक्रय करके उसे उद्गृहित किया जाए। क्लियर है गाइस इतना? इसमें भी देखिए सेम कंडीशन है यहाँ पर, और उसे उन्मोचित भी कर सकेगा और उद्ग्रहण भी कर सकेगा, जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वैसा आदेश यहाँ पर दे सकता है। रूल नंबर 5 पर एक नजर डालिए। हेलो, क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा। साक्ष्य हाजिरी के, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर आप 5 पढ़ रहे हैं। हाजिरी के समय, स्थान और प्रयोजन का समन में निर्दिष्ट किया जाना। क्या क्या? हाजिरी का समय, स्थान और प्रयोजन का समय। तो यहाँ पर एक बार जरा ध्यान देते हैं क्या कर रहे हैं। साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने को किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए हर समन में वह समय और स्थान निर्दिष्ट होगा। जो समन है उसमें क्या क्या होगा, कहां पर प्रेजेंट होना, समय और स्थान, कब प्रेजेंट होना, जिसमें वह हाजिर होने के लिए अपेक्षित है, और वह भी निर्दिष्ट होगा कि उसकी हाजिरी साक्ष्य देने के प्रयोजन के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए या दोनों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, और ऐसी कोई विशिष्ट दस्तावेज जिसे पेश करने की सम्मानित व्यक्ति से अपेक्षा की गई है, समन में युक्त शुद्धता के साथ वर्णित होगी। तो हाजिरी का समय और स्थान समन में दर्शित होगा कि कहां पर से उपस्थित होना है और कब उपस्थित होना है। तो गाइस जितना क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ऑर्डर 16 से रिलेटेड यस सर, क्लियर है। 1, 2 या 3 पार्ट में भी इसको बनाया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग पढ़ते हैं जिससे ये कंफ्यूजन ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सो गाइस हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर बाई चांस इसकी क्लास छूट जाती है और वो अटेंड नहीं कर पाता तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। पहले मुझे और एक और जानकारी मैं चाहूंगा आप लोगों से। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, प्लीज बताइए जल्दी से।
नहीं। नो सर क्लियर है। ओके